सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं जिन्हों की उस शैडो आर्मी को जो उस कोलोसल गेट से सामने आती है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी हंटर्स थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो ये सब देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। जैसे थॉमस आंद्रे, लेनार्ड नियरमैन और लिू जिंगझंग। जिन्हों भी ये सब देखकर एक पल के लिए हैरान होता है, लेकिन वो सभी को रुक जाने के लिए कहता है। वहाँ पर जितने भी हंटर्स थे वो सब अटैक करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिन्वू उन सबको रुकने के लिए कहता है, कोई भी अपनी जगह से हिलना मत। जिन्वू की ये बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी हंटर्स थे वो कहते हैं, आपने हमें क्यों रोका मिस्टर संग। अब चेयरमैन जो कि जिन्वू की ये बात को सुनकर वो कहते हैं, हंटर संग क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर जिन्वू कहता है, सब कुछ ठीक है चेयरमैन। अब आगे हम देखते हैं बिलियन को जो कि सामने आता है, जिसे देखकर हंटर चोई एक पल के लिए हैरान होते हैं और उनके माथे से पसीना निकल रहा था और वो अपने मन में सोचते हैं, आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं। क्या सच में वो इतने सारे डिमोनिक बीट्स से बिना उन पर हमला किए लड़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं जब वो अब भी हवा में हैं। अब जिन्वू अपना कदम आगे बढ़ाता है बिलियन की तरफ और बिलियन जिन्वू की तरफ। बिलियन जो कि जिन्वू को देख रहा था और जिन्वू भी बिलियन को देख रहा था। आगे बिलियन अपने घुटने के बल बैठकर कहता है, शैडो मोनार्च, मैं ग्रैंड मार्शल बिलियन, हम सब आपके सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। ये सब देखकर चेयरमैन चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब थॉमस आंद्रे लेनार्ड से कहता है, क्या तुम उन्हें देख सकते हो। हाँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। वो दोनों उन 3 ड्रैगन के बारे में बात कर रहे थे जो दिखने में कमिश ड्रैगन की तरह थे। उनमें से सिर्फ एक इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है और यहाँ पर तो 3 एक साथ हैं। अब जिन्वू कहता है, तो ये है असली शैडो आर्मी, तो यही वो ताकत है जो शैडो मोनार्च मेरे लिए छोड़कर चला गया। आगे हम जिन्वू के अंदर उन सभी शैडो सोल्जर को देखते हैं जिन्हें जिन्वू ने अपनी ताकत से हासिल की थी और वो कहता है, अब असली युद्ध की शुरुआत है। अब आगे हम कोरियन हंटर एसोसिएशन के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग सामने आई थी और उस मीटिंग के अंदर हंटर एसोसिएशन के मेन लोग शामिल थे ताकि जिन्वू के ऊपर डिस्कस किया जा सके। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इस रिपोर्ट से काफ़ी हैरान थे कि वो इतनी बड़ी सेना आखिर आई कहाँ से, और उन्हें बाद में पता चला कि वो सेना जिन्वू की थी और ये बात को जानकर वो और भी ज़्यादा शॉक थे। अब आगे हम देखते हैं जिन्वू को जो कि एक अनजान जगह पर था और वो टस के हाथ के ऊपर खड़ा होकर अपनी शैडो आर्मी को देख रहा था। आगे जिन्वू बिलियन से कहता है, फोर्स को 2 हिस्सों में बांटकर युद्ध का अभ्यास करना, मैंने कभी इस तरह की आर्मी ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार वो मर नहीं सकते। अब बेरू जिन्वू के सामने आता है और कहता है, माई लीग प्लीज़, ग्रैंड मार्शल पोजीशन के लिए मेरी क्वालिफिकेशन परख ले। यानी बेरू जिन्वू को परखने के लिए कहता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बेरू एक टेस्ट देने के लिए अपने आप को कहता है। अब आगे जिन्वू कहता है, ग्रैंड मार्शल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस पर बेरू बिलियन के सामने आ जाता है और उससे कहता है, एक कमांडर के रूप में मैं ग्रैंड मार्शल बिलियन को एक लड़ाई की चुनौती देता हूं। अब जिन्वू मुस्कुराते हुए कहता है, 2 कमांडरों के बीच लड़ाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बेरू और बिलियन जो कि एक दूसरे के आमने सामने थे। बेरू जो कि चिल्लाता है और बिलियन जो कि अपनी तलवार बाहर निकालता है। अब आगे जिन्वू उसकी तलवार को देखकर कहता है, क्या वो भी इग्रिस की तरह एक ग्रेट शॉट का इस्तेमाल करता है। हालांकि वो साइज में इग्रिस की तुलना में काफ़ी बड़ा है और उसकी तलवार भी उतनी ही बड़ी है। मेरा मानना है कि वो स्पीड के बजाय पावर की ओर ज़्यादा झुकाव रखता है। अब बेरू बिलियन के ऊपर अटैक करता है चिल्लाते हुए और जिन्वू ये सब देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, तो फिर बेरू के पास एक मौका हो सकता है। आगे बिलियन अपनी तलवार को एक रस्सी या कहे एक चाबुक में बदल लेता है, जिसे देखकर जिन्वू भी हैरान होता है। अब आगे बिलियन जो कि अपने कोड़े से बेरू के ऊपर अटैक करता है और बेरू उसके कोड़े से बच जाता है
और वो हवा में उड़ते हुए बिलियन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, बिलियन अपने कोड़े से बेरू को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर जिन्बू कहता है, क्या ये पहले ही खत्म हो चुका है? ये सोचने की बात है कि उसने एक पल में ही बेरू के हमले को बेअसर कर दिया। उसकी रिफ्लेक्सेस मेरी उम्मीद से कहीं आगे हैं। उसका हर हमला इतना शक्तिशाली था कि उसके नीचे की जमीन फट गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे ग्रैंड मार्शल का टाइटल क्यों मिला। फिर भी उसे अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। अब बेरो उसकी कैद से आज़ाद हो जाता है और वो बिलियन के सीने पर वार करता है। लेकिन यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बेजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर लिू जेनछन शायद चीन वापिस जा रहे थे और वहां के रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं, हमारे प्राउड हंटर जिन्होंने साउथ कोरिया की लड़ाई में मदद करने के लिए चले गए थे, साउथ कोरिया की मदद करने के साहसिक फैसले की सराहना करते हैं। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास साउथ कोरिया की मदद करने का कोई कारण नहीं है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इस पर हंटर ल्यू गुस्सा हो जाता है और कहता है, कौन ऐसी बकवास कर रहा है? और वो रिपोर्टर हंटर ल्यू से माफी मांगता है और कहता है, सॉरी सर। अब आगे ल्यू कहते हैं, क्या उन लोगों के पास दिमाग सिर्फ 100 पीस के लिए है? क्या वो नक्शे भी नहीं पढ़ सकते? क्या उन्हें ये सचमुच एहसास नहीं है कि साउथ कोरिया के ऊपर कौन सा देश है? यानी वो चाइना की बात कर रहे थे। अगर कोई इतना बेवकूफ़ है कि ऐसा कहे, तो उसे ये बता देना कि मैं ल्यू जिनछन कॉन्फिडेंट में नहीं था कि अगर हंटर संग जिनवू फेल हो गया तो मैं अकेले उस खतरे को रोक पाऊं। इसलिए मैं उसकी मदद करने गया। अगर किसी को इससे कोई दिक्कत है तो वो खुद जाकर उन बीस्ट का सामना करे। आगे वहां पर कुछ अजीब होता है और हम आसमान की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर हंटर ल्यू भी हैरान होते हैं। आसमान की तरफ एक बहुत बड़ा गेट सामने आता है फिर से, और उस गेट का कलर वाइट और ब्लैक था, जिसे देखकर ल्यू जिंगजंग भी हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जो कहता है, सो क्या ऐसा है तो शैडो मोनार्च हमारे खिलाफ हो गया? बहुत अच्छा, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। तुम लोग कुछ मत करना। हमें अपनी सेनाओं और अधिक नुकसान को रोकना होगा। माय सोल्जर्स। ड्रैगन किंग के पीछे बहुत सारे ड्रैगन थे, यानी 3 या 4, और उनके आगे ड्रैगन किंग बैठा हुआ था और वो कहता है, युद्ध की तैयारी करो। और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर में।